हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। मैं लेकर आ चुका हूँ BSTC DLED फर्स्ट ईयर के पर्यावरण अध्ययन बुक 8वें पेपर का फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके लिए मददगार होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का एग्ज़ाम 10 सितंबर को आयोजित किया। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के BSTC फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए और BSTC प्री से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। आपके लिए ये जानकारी यूज़फुल होगी, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इससे पहले बच्चे और बचपन, कला शिक्षा, इंग्लिश से संबंधित BSTC फर्स्ट ईयर के कुछ वीडियो डाले हैं, उन्हें भी आप पूरा देख लें, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पर्यावरण अध्ययन मूल रूप से हमारे आसपास और चारों ओर उपस्थित सजीव भौतिक वस्तुओं, घटनाओं, परिवर्तनों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं इत्यादि का अध्ययन है। हमारे चारों ओर कुछ भी उपस्थित हैं, जो कुछ भी उपस्थित हैं, जैसे सजीव, निर्जीव वस्तुएं, सामाजिक रीति रिवाज, भाषाएं, घटनाएं इत्यादि, वे सामूहिक रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। यहाँ तक कि हम स्वयं भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण की परिभाषा। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। पर्यावरण का ये भाग जैविक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है भौतिक पर्यावरण की परिभाषा, जिसमें सजीवों के अलावा जो पदार्थ, वस्तुएं तथा विकिरण हैं, वह मिलकर भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे भूमि है, समुद्र है, पर्वत है, वायुमंडल है, कोयला है, रेलगाड़ी है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, ये इत्यादि भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इन दोनों पर्यावरणों के अलावा भी हमारे पर्यावरण के कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे समाज, लोगों का समूह मिलकर समाज का निर्माण करता है, और समाज से संबंधित पर्यावरण को हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न वेशभूषा हैं, विभिन्न रीति रिवाज हैं। ये सभी भिन्न भिन्न हैं। भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे दोस्तों पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे NCF वर्ड आता है, उसकी फुल फॉर्म आएगी आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये 2005 में लागू की गई। अब आगे हम पर्यावरण के संरक्षण से संबंध में कुछ पढ़ेंगे कि पर्यावरण के संरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई लोग ये पूछेंगे, तो संरक्षण की ज़रूरत यूँ पड़ी कि पर्यावरण प्रदूषित हुआ। अब क्या पर्यावरण प्रदूषित कैसे हुआ, तो पर्यावरण प्रदूषित होने के पीछे भी अनेक कारण रहे, जैसे जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है, मानव की विलासितापूर्ण जीवन शैली है, प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध दोहन है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इनसे हमें क्या हो रहा है, वायु है, जल है, भूमि है आदि दूषित होने के साथ साथ कोयला है, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक पदार्थों की कमी हो गई है, वनों का उन्मूलन हो रहा है, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, ऊर्जा की कमी है, जलवायु में दिन ब दिन परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है, भूमंडलीय उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो समुद्र के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या बन रही है, वे डूब रहे हैं। अम्लीय वर्षाएं जो कि कृषि या जीव जंतुओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ओजोन परत का क्षय, जिससे पराबैंगनी किरणों पर हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भूख है, गरीबी है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने के कारण हमारे लिए उत्पन्न समस्याएं हैं। अब कि इन समस्याओं को कम करने के लिए पर्यावरण संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द अस्तित्व में आए। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन जैसे शब्द अस्तित्व में आए हैं। अब आगे हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म आ सकता है CEE का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये अपने अहमदाबाद में है पर्यावरण शिक्षा केंद्र। यह टिकाऊ विकास हेतु शिक्षा प्रशिक्षकों हेतु पुस्तिका, यह इसकी एक पुस्तक है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। टिकाऊ विकास हेतु शिक्षा प्रशिक्षकों हेतु पुस्तक है, जो उसकी रचना किसने की या यह किसके द्वारा लिखित है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसका नाम है टिकाऊ विकास हेतु शिक्षा प्रशिक्षकों हेतु पुस्तिका।
नेक्स्ट CEE सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ही प्रकाशित पुस्तक का नाम है थार रेगिस्तान का पर्यावरण, जो शिक्षकों के लिए है। आगे हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। हमें पुनः उपयोग, कम उपयोग, आवश्यकता न होने पर व्यर्थ उपयोग न करना, पुनः विचार, पुनर्भरण इत्यादि सभी ऐसी पद्धतियों को अपनाना होगा जो हमें दीर्घोपयोगी विकास की दिशा में ले जाए। ये मूल्य धारण करना होगा कि कुछ भी व्यर्थ न करें। हमें सदैव याद रखना होगा कि जो भी बेकार सामग्री पुनः चक्रण के लिए लाई गई है उससे धरती को हम प्रदूषण से बचाते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः कम उपयोग करना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं हो तो उपयोग नहीं करना चाहिए। इत्यादि चीज़ों से हम पर्यावरण के किसी भी तत्व को संवर्धित और संरक्षित कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट फॉर्म है NCERT, यह भी पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसमें आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च ट्रेनिंग, सॉरी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। NGOs का फुल फॉर्म होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं। अब आपसे पूछा जाए पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, तो इसमें आपका चार्ट है, पोस्टर है, कहानियाँ आ सकती हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी की विश्नोई समाज की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए 363 विश्नोइयों ने अपना बलिदान दे दिया। फिर क्षेत्र भ्रमण भी पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोगी अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री है। समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं आदि, ये भी अपना अहम रोल निभाती हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में। अब देखते हैं पर्यावरण शिक्षण क्या है। पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण संबंधी असली और मूल मुद्दों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे इन समस्याओं के प्रति जागरूक बने और उनके संबंध में गहराई से सोच विचार कर उन्हें हल करने में जुट जाए। लेकिन बच्चों को जागरूक बनाने के लिए उचित माहौल तैयार किया जाना जरूरी है। पर्यावरण शिक्षण वह शिक्षण है जो पर्यावरण से काफ़ी निकट से जुड़ा हुआ है। ये पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के द्वारा शिक्षण व पर्यावरण के लिए शिक्षण है। ये परिपूर्ण है। इसमें जो हमारे आसपास है उसके बारे में हमें बेहतर जानकारी होती है। यह पूरी प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करता है, मानव जाति के क्रियाकलाप किस तरह पर्यावरण को बदल देते हैं, इस व्यवस्था पर वे हम पर क्या असर होंगे शामिल हैं। यह शिक्षण सशक्तिकरण के लिए है और यह दर्शाता है कि हम क्या कर सकते हैं। यह शिक्षण केवल किताबों व व्याख्यानों के माध्यम से ही नहीं बल्कि इस शिक्षण में पर्यावरण से सीधे मुलाकात करके सीखना व अन्वेषण तथा समस्या हल करना भी शामिल है। पर्यावरण शिक्षण एक मायने में शिक्षण को पूर्ण करता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि की सीखों को जोड़ता है। वे दूसरी तरफ ये एक परिप्रेक्ष्य है चीज़ों की ओर देखना, विश्लेषण करना व मूल्यांकन करना। पर्यावरण शिक्षण चाहता है कि छात्र अपने सीखे हुए मूल विषयों से जानकारी प्राप्त करे, चाहे जल प्रदूषण समझने के लिए रसायन शास्त्र हो या किसी खास स्थान पर किसी खास परितंत्र के अस्तित्व को समझने के लिए भूगोल हो। दूसरी ओर छात्र इस जानकारी का प्रयोग विज्ञान व आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य का विकास करने में करता है। जैसे DDT पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, जल भराव क्यों होता है, प्रजातियां लगातार क्यों लुप्त होती जा रही हैं, क्या आधुनिक कृषि टिकाऊ है। इन सब बातों पर गौर करने के लिए आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करना होगा, वो अन्य विषयों से भी संबंधित हो सकता है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य पर्यावरण व आर्थिक रूप से टिकाऊ समाज बनाने के लिए भागीदारी हेतु बच्चों को तैयार करना है। दूसरा अर्थ यह है कि उन्हें न केवल सूचना को सिखाना होगा तथा दृष्टिकोण व कौशल का विकास करना होगा, बल्कि उन्हें कार्य रूप में भी परिणत करना होगा। निर्णय लेना, समस्या हल करना व टीम के रूप में कार्य करना वे विवेचित कौशल हैं जिन्हें सीखना होगा। दूसरा तात्पर्य यह है कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण शिक्षण को करके सीखने की ओर उन्मुख करना होगा। पर्यावरण में अनुभवों से सीखना व वास्तविक पर्यावरण में समस्याओं को हल करके सीखना आदि प्रमुख हैं।
पर्यावरण अध्ययन में पाठ को कुछ रोचक उपशीर्षकों से सजाया जाता है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पाठ के रोचक उपशीर्षक बनाइए। तो इसमें हम देख सकते हैं पाठ के रोचक उपशीर्षकों में होता है देखो और बताओ, सोचो और लिखो, चर्चा करो और लिखो, पता करो और लिखो, सोचो और बताओ, बनाओ और लिखो, करके देखो आदि। ये पाठ को रोचक बनाने के साथ। अब पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य से रिलेटेड प्रश्न आपके बनता है, जैसे 2 उद्देश्य पूछ सकता है 2 नंबर के, या फिर 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य का क्वेश्चन आए तो आपको ये निम्न उद्देश्य लिखने हैं। जैसे सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, इसमें किसी भी चीज़ का सृजन करने के अवसर मिलते हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर मिल सके, ये उद्देश्य है इसका। अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सके। मापन, डिजाइन तथा अनुमानीकरण के अवसर मिल सके। व्यक्तिगत एवं स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थ का विश्लेषण करने का अवसर मिल सके। अपने आसपास की विविधता और जटिलता को बेहतर रूप से समझकर सहजैवी विकास की आवश्यकता के चिंतन के अवसर मिल सके। पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक होने के अवसर मिल सके। सामाजिक बदलाव एवं राष्ट्रीय सरोकारों पर चर्चा करते हुए समता के विभिन्न आयामों को समझने के अवसर मिल सके। ये आपके पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे। अब हैं पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। कक्षा 3 से 5 तक के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के निम्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे फर्स्ट है, बच्चों के अपने अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ा जा सके। कक्षा में ज्ञान को मात्र सूचना के रूप में ठूंसना ठीक नहीं है, बल्कि बच्चों को ज्ञान निर्माण के अवसर भी उपलब्ध करवाना, सृजनशीलता के अवसर भी उपलब्ध करवाना है। पाठ्यक्रम का विशेषता है ये। विषय को इकाई और प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हटाकर एनसीईआरटी के अनुसार थीमों में बांट दिया जाए। एक ही विषय वस्तु को अनेक थीम में बांट दिया जाए। परंपरागत पद्धति की बजाय एनसीईआरटी का अनुसरण किया जाए गया है। ये विशेषता है इस पाठ्यक्रम की। कक्षावार इन थीमों को सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात के सीखने के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चों की उम्र के अनुरूप हो, यह भी पाठ्यक्रम की विशेषता थी। विषय वस्तु सहज, सरल और अर्थपूर्ण हो। विषय वस्तु बच्चों के अपने आसपास पर्यावरण को जानने की सहज जिज्ञासा को पोषित करे और उनकी रचनात्मकता को पोषित करने वाली भी होनी चाहिए विषय वस्तु। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम हमारे देश और राज्य की विविधताओं के प्रति समझ का निर्माण करने में सक्षम हो। इस संदर्भ में स्थानीयता पीछे न रह जाए, अतः पाठ्यक्रम में शिक्षक को अपने स्तर पर स्थानीय मुद्दों या स्थानीय लोकल सरोकारों को शामिल करने का भी स्वतंत्रता देता है पाठ्यक्रम। ये एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में बच्चों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास में भी मदद करता है। तो यह था अपने पाठ्यक्रम की प्रमुख कुछ अच्छी खासी विशेषताएं। अगला प्रश्न होगा कि पाठ्यपुस्तकों में जो नई सोच अपनाई गई है उनको प्रमुख रूप से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नई सोच में हम बता सकते हैं, पाठ्यपुस्तकों में अपनाई गई नई सोच है, पाठ्यपुस्तक निर्माण में यह सोच रही कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, बच्चे सक्रिय होने चाहिए, बाल केंद्रित विधियों का इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को स्वयं करके देखने, समझ बनाने, गलती करने तथा अपनी गलतियों को स्वयं ठीक करने के समुचित अवसर मिलने चाहिए। इस तरह बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अध्यापक सिर्फ केवल और केवल परामर्शदाता के तौर पर होगा, न कि निर्देशक के तौर। पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार तैयार की गई जिससे कक्षा में हो रही गतिविधियों से सभी बच्चे अपना जुड़ाव बना सके। उक्त बिंदु को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आयु, स्तर, लेवल, रुचि, इंटरेस्ट और उनके परिवेश के अनुरूप विषय सामग्री और गतिविधियां तैयार की। ये नयापन है अपने पाठ्यपुस्तकों में। क्या है ये? नई सोच अपनाई गई, नवाचार। पाठ्यपुस्तकों में भारत और राजस्थान की विविधता भरी संस्कृति, हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ ही लिंग, धर्म, जाति, भाषाई विविधता को समाहित करने के प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार विभिन्न रूप से सक्षम वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए समावेशी शिक्षा के विचार को समाहित करने का प्रयास किया गया। यह सोच भी रही कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन शिक्षण अधिगम का हिस्सा है तथा सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों में संकल्पनाओं में काम करते समय ऐसे सुझाव दिए गए जो शिक्षकों को CCE की प्रक्रिया के कार्यान्वयन में मदद करें।
मददगार होंगी। इस सोच को भी समाहित किया गया कि शिक्षण अधिगम का माध्यम केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं है, कक्षा के बाहर भी सीखने के बेहतर अवसर दिए जा सकते हैं, जैसे क्षेत्र भ्रमण है, खेल कूद हैं, इनके द्वारा भी सीखने की बेहतर अवसर दिए जा सकते हैं, न कि केवल पाठ्य पुस्तकों से ही बच्चा सीखे। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके BSTC फर्स्ट ईयर के इस 8वें पेपर में मैंने आपकी हेल्प करी हो और इनसे बाहर आपके कोई भी फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन न आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।